हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस क्लास पे। आज के इस क्लास से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस विषय का नाम है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। आज से इस क्लास से हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारी वीडियोस इस सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना समय गंवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हिंदी नेम भूगोल, भूगोल इंग्लिश नेम ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से आया है। यह एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से आया है। ये जो जियोग्राफिया वर्ड है जो कि ग्रीक से आया हुआ है, ये जो जियोग्राफिया वर्ड का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, जियोग्राफिया वर्ड का जो मीनिंग होता है, यह मीनिंग होता है इसका द स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, द स्टडी ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी हम लोग स्थलाकृतियां पढ़ते हैं, पृथ्वी के पहाड़ पढ़ते हैं, नदियां पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, मैदान पढ़ते हैं, वो सारी बातें और भी जो कि चीजें हैं, आकाश की बातें हैं, पाताल की बातें हैं, ब्रह्मांड, तारे, सूर्य, ये सारी चीजें जिस विषय के अंदर पढ़ते हैं उसका नाम है भूगोल। भूगोल जो वर्ड है जियोग्राफिया से आया है। सॉरी, ये जो जियोग्राफी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से आया है, जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ द अर्थ। हम लोग पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट चैप्टर। हम लोग अपना जो सिलेबस है वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हिंदी नेम इसका खगोलिकी। खगोलिकी क्या होता है? खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? तो वो एक ऐसा साइंस का ब्रांच, एक ऐसा ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्मांड के अंदर जो तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये जो सारी चीजें होती है उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। खगोलिकी मतलब आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब इस एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला चीज ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सूक्ष्म से लेकर के सूक्ष्म तक, सूक्ष्मतम तक, मतलब छोटे से लेकर के एकदम छोटे तक और बड़े से लेकर के एकदम बड़े तक, जो दृश्य हो यहां तक कि दिखाई न देने वाले से लेकर के दिखाई देने वाले तक, सब कुछ से मिलकर के ब्रह्मांड की निर्माण हुआ है। हर एक चीज ब्रह्मांड के अंदर प्रेजेंट होता है। तारे, क्षुद्र ग्रह, सब कुछ, तारे, ये प्रेजेंट होता है ब्रह्मांड के अंदर। अब ये जो बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, सबसे पहली बात कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, तो एक साइंटिस्ट आते हैं, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इससे रिलेटेड एक थ्योरी दिया गया है, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज लेमेत्री था।
जॉर्ज लेमेत्रे एक बेल्जियम बेल्जियम जो कि एक देश है, बेल्जियम देश के रहने वाले एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेट्री ने एक थ्योरी दिया, बिग बैंग थ्योरी, जो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। क्या कहता है ये थ्योरी कि लगभग आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो 15 मिलियन ईयर्स एगो पूरा का पूरा जो सारी की सारी वस्तुएं थी, सारा का सारा जो चीज था, वो एक पॉइंट के रूप में प्रेजेंट था और इस पॉइंट का नाम था एकल बिंदु। एकल बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट। जितने भी आज से लगभग 15 मिलियन ईयर एगो साइंटिस्ट समझाते हैं कि आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो सारी की सारी जो वस्तुएं थी वो एक पॉइंट के रूप में प्रेजेंट थी और इस पॉइंट का नाम था एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट। अब इसमें क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है कि इसमें सारी की सारी वस्तुएं प्रेजेंट है, तो सारी की सारी जब वस्तुएं प्रेजेंट है तो ये गति करती होंगी और अगर गति करती होंगी तो ये आपस में टकराती भी होंगी। अगर बहुत सारी वस्तुएं इस एकल बिंदु का घनत्व जो था, घनत्व बहुत ज्यादा था। इस एकल बिंदु का, इस सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व बहुत ज्यादा था, हाईली डेंस था ये। और अगर हाईली डेंस्ड है, अगर ये एकल बिंदु हाईली डेंस्ड है तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं प्रेजेंट होगी और इसमें बहुत सारी अगर वस्तुएं प्रेजेंट है तो ये आपस में टकराती भी होंगी और टकराने को ही तो बोलते हैं घर्षण। इसमें घर्षण भी होता होगा, आपस में टकराने की वजह से बहुत सारी वस्तुओं में घर्षण होता था और इस घर्षण से टकराने के बाद में पैदा हुई उष्मा। उष्मा पैदा हुई, उष्मा पैदा हुई मतलब कि हीट पैदा हुआ और अगर हीट पैदा हुआ तो एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट जिसका नाम होता है। हीट पैदा होने की वजह से एक महाविस्फोट होता है और बिग एक्सप्लोजन होता है, एक बिग एक्सप्लोजन। और इसी बिग एक्सप्लोजन की वजह से इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर से एक बार बिग बैंग थ्योरी को समझाता हूं। आज से बिग बैंग थ्योरी को देने वाले एक साइंटिस्ट, बेल्जियम के एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेत्री, आज वो कहते हैं कि लगभग आज से 15 मिलियन ईयर एगो जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी चीजें थी, जितने भी वस्तुएं थी, वो एक पॉइंट के रूप में प्रेजेंट था और इस पॉइंट का नाम था एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट। आगे चलते हैं। इस सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक था और इस घनत्व अधिक होने की वजह से उस एकल बिंदु में हुआ घर्षण और इस घर्षण की वजह से पैदा हुआ उष्मा और इस उष्मा के वजह से हुआ एक बिग एक्सप्लोजन और इसी बिग एक्सप्लोजन की वजह से निर्माण हुआ यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। अब इतनी बातें होने के बाद में अगर मान एक चलते हैं, अब आगे चलते हैं। महाविस्फोट होने के बाद, महाविस्फोट के पश्चात गैस बना एवं धूलकण बना। महाविस्फोट होने के बाद में गैस एवं धूलकण बना होगा, मानते हो बात को। और इसी गैस एवं धूलकण के बादल को, इनके बादल को, किसके बादल को? गैस एवं धूलकण के बादल को कहा गया निहारिका। निहारिका क्या है सर? निहारिका, गैस एवं धूलकण के बादल को निहारिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नेबुला बोला जाता है। क्या है नेबुला? नेबुला क्या है? गैस एवं धूलकण के जो क्लाउड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेबुला। हिंदी में बोले तो गैस एवं धूलकण के जो बादल हैं उनको बोला जाता है निहारिका। अब देखते हैं ये निहारिका में क्या हुआ, बहुत ज्यादा। अब ये जो निहारिका है, निहारिका में बहुत सारे क्या है? गैस एवं धूलकण है। इसके पास में बहुत ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स,
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो गैस एवं धूलकण है निहारिका में हाईली कंडेंस्ड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा संकुचित हो गए, आपस में आकर के मिलजुल गए, संकुचित हो गए। संकुचित होने के बाद में इनके पास में होता है घर्षण, और घर्षण के बाद में पैदा होती है ऊष्मा, और जैसे ही ऊष्मा पैदा होती है इसके बाद में बनता है प्रोटोस्टार। एक बार फिर से, सबसे पहले महाविस्फोट के पश्चात गैस एवं धूलकण बना। उस गैस एवं धूलकण के बादल को बोला जाता है निहारिका, इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। द क्लाउड्स ऑफ गैस एवं डस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड नेबुला। एंड इस निहारिका में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी ये गैस एवं धूलकण थे वो आपस में आकर के मिलने जुलने लगे, संकुचित होने लगे। उसके बाद में संकुचित होने की वजह से इनमें हुआ घर्षण, और घर्षण की वजह से पैदा हुआ ऊष्मा, और इसी ऊष्मा की वजह से पैदा हुआ बना एक स्टेज, बना स्टार का एक स्टेज बनता है, उसका नाम होता है प्रोटो स्टार। आगे चलते हैं। अब इस प्रोटो स्टार में होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है सर? ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर दो छोटे छोटे एटम्स के जो न्यूक्लियस है, जो छोटे छोटे एटम्स की न्यूक्लियस अगर मिल जाते हैं और एक बड़े एटम के न्यूक्लियस को बनाते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस, फ्यूजन मींस मिल जाना। दो छोटे छोटे एटम्स के जो न्यूक्लियस है आपस में मिलकर के अगर बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या हुआ था, प्रोटोस्टार में कैसा न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था? हाइड्रोजन्स के न्यूक्लियस आपस में मिलकर के हीलियम एटम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आगे चलते हैं, और एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से अगर जब तक हाइड्रोजन का स्टार में जब तक हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा तब तक स्टार जिंदा रहेगा, तब तक उसके पास में एनर्जी रहेगा। जब से ही उसमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होना बंद हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, वैसे ही स्टार की लाइफ खत्म, उसके पास में कोई एनर्जी नहीं रह जाएगा। आगे चलते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद में नाभिकीय संलयन के बाद में हाई अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि एक बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है, और इसी बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलने की वजह से उत्पत्ति होता है स्टार का। किस चीज का? स्टार का, तारों का निर्माण होता है। एक बार फिर से, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट में जो गैस एवं धूलकण बने उनका एक बादल बना। इस बादल को, गैस एवं धूलकण के बादल को बोला जाता है निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। और इस निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी गैस एवं धूलकण थे आपस में आकर मिलने लगे, संकुचित होने लगे, और इस संकुचन की वजह से उसमें हुआ घर्षण, और उस घर्षण की वजह से पैदा हुआ ऊष्मा, और इस ऊष्मा की वजह से बना प्रोटोस्टार। व्हाट इज द प्रोटोस्टार? प्रोटोस्टार इज द स्टेज ऑफ द अर्लियर स्टेज ऑफ द स्टार। और इस प्रोटोस्टार में होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें प्रोटोस्टार में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियस है आपस में मिलकर के हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के पश्चात हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, ऊष्मा बनती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा बनती है, और इस बहुत ज्यादा ऊष्मा बनने की वजह से उत्पत्ति होता है तारा का, यानी कि स्टार का। अब चलते हैं भाई, ये तारा कौन से खेल है? तारा यानी कि स्टार।
सारे लोग जानते हैं कि अगर ये तारा है तो इसके पास में अपना अपना लाइट होगा। मानते हो बात को? मान रहे हैं सर। इसके पास अपना एनर्जी होगा, अपना ऊर्जा होगा। मानते हो बात को? मानते हैं सर। और अगर ये तारा है तो क्या ये मोशन करता होगा? क्या ये गति करता होगा? करता है सर। मानते हैं बात को? अगर ये मोशन करता है, ये दो तरीके की गति करता है। दो तरीके की गति कौन कौन सा? एक घूर्णन गति, इंग्लिश में इसको रोटेशन बोलते हैं, और दूसरा गति परिक्रमण गति। परिक्रमण गति इंग्लिश में रेवोल्यूशन। क्या होता है दोनों? व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रोटेशन? रेवोल्यूशन, रोटेशन मींस लट्टू का नाचना अपने एक्सिस पर। ये अपना ये जो है, ये जो पेन का टिप है, ये है एक्सिस, और अपने एक्सिस पर ये अगर घूम गया, इसको बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन। अपने एक्सिस पर घूम जाना, इसको बोलते हैं अपने एक्सिस पर घूम जाना, इसको बोलते हैं रोटेशन। लट्टू कैसे घूमता है? लट्टू का एक होता है कील होता है, वो जो कील निकला होता है वो जमीन पे ऐसे करके घूमते रहते हैं, तो वो है रोटेशन। क्या करता है लट्टू? क्या करता है? रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमता रहता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। अब सवाल ये है, क्यों ये जो तारे हैं रोटेशन क्यों करते हैं? क्या जरूरी है उनको? क्या चुनौती हुई है कि तारे घूर्णन गति करेंगे? क्यों करते हैं? यहां एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। अगर लट्टू भी घूर्णन करता है, मानते हो बात को? लट्टू जब घूर्णन करना बंद कर दे, लट्टू जब घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा? गिर जाएगा, जमीन पे वो लेट जाएगा। और सेम वही कहानी होगा, अगर तारा अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो सेम लट्टू की तरह ही वो भी गिर जाएगा। अपने जो भी है जहां से भी वो इधर उधर जाकर के टकराने लगेगा, अपनी अवस्था को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपनी पोजीशन नहीं बना पाएगा इस ब्रह्मांड के अंदर। इसीलिए रोटेशन ही वो चीज है जिसकी वजह से वो अपना पोजीशन मेंटेन करके रखता है। तो कोई पूछे कि तारा जो है रोटेशन क्यों करता है, या अर्थ जो है रोटेशन क्यों करती है? इसलिए कर रही है कि अपनी अवस्था बनाए रखे, अपना पोजीशन मेंटेन रखने के लिए, अपना पोजीशन मेंटेन रखने के लिए, अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी चीजें हैं वो क्या करती हैं? घूर्णन करती रहती हैं। बात आती है कि व्हाट इज परिक्रमण, रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन कुछ नहीं होता है, अपने देखो, अगर ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ये हमारा सन, किसी के चारों, ये जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती रहती है। अब यहां से कॉन्सेप्ट है, कोई चीज अगर किसी चीज के चारों तरफ घूम रहा है उसको बोलते हैं परिक्रमण। कोई चीज किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है उसको बोलते हैं परिक्रमण। तारे भी रेवोल्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। अब बताइए कि परिक्रमण करती रहती है सन के चारों तरफ अर्थ। तो ये जो तारे हैं, तारे जो हैं वो किसकी चारों तरफ घूमते हैं? वो किसका परिक्रमण करते हैं? वो किसका रेवोल्यूशन करते हैं? ये बात जरूरी है। यहां पर समझते हैं कि अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सौर मंडल का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। सोलर सिस्टम का हमारा एक ग्रह है, और इस सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है सन। क्या प्रेजेंट होता है? सन। सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है सन, और इस सन के चारों तरफ घूमती रहती है अर्थ, यानी कि परिक्रमण करती है किसका? सन का। बात यहां पर यही समझने वाली है कि कोई भी चीज अगर रेवोल्यूशन कर रही है तो अपने सेंटर में प्रेजेंट है उसका रेवोल्यूशन करती है। सेम बात यहीं पर आती है कि तारे भी अपने सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, क्या उसी के चारों तरफ घूमते हैं?
हाँ, तो बात आता है कि जो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, उन तारों का सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, वो किसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जो तारे होते हैं, तारे गैलेक्सीज में प्रेजेंट होते हैं। तारों का जो ग्रुप होता है गैलेक्सी होता है, तारों का ग्रुप को बोलते हैं गैलेक्सी। और गैलेक्सी के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, आगे की क्लासेस में ब्लैक होल की बारे में बताया जाएगा। अभी इतना समझो कि जो गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी के जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल के बारे में संकुचित हो गए। अब आराम से सुना, इस ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशन है वो ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है। कौन? स्टार। ये जो स्टार है इस ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता रहता है। सवाल आता है क्यों? क्या जरूरी है रेवोल्यूशन करने का? क्या जरूरी है स्टार को ब्लैक होल के चारों तरफ घूमना? क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो ब्लैक होल है इस स्टार को अपनी तरफ खींचेगा। और इस स्टार को इसके पास अगर खींच लिया जाए, ब्लैक होल खींच ले तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जाता तो है नहीं इसके पास, ब्लैक होल इसको खींच तो नहीं पाता है। अगर खींच नहीं पाता है तो फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, एक फोर्स पढ़ाया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। वो बल जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? ये फोर्स और ये फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। और इसकी वजह से ये जो स्टार है, ये स्टार ब्लैक होल की तरफ नहीं जाता है और ये अपने रोटेशनल रेवोल्यूशन करता रहता है। लेकिन बात यहां पर आती है ये कि क्यों ये सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आता है जब कोई सर्कुलर मोशन करेगा। तो उसके केंद्र के सेंटर के बाहर एक फोर्स लगेगा, उसको सेंट्रीपिटल कंडीशन है। जब सर्कुलर मोशन करेगा, जब विपरीत गति करेगा तभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स करना जरूरी है, इसीलिए रेवोल्यूशन करना जरूरी है, इसीलिए परिक्रमण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपना अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है। आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। ये जो थे अर्थ की तारों का मोशन के बारे में बातें थी। अब क्या है? हाँ, दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना। अगर यहां पर आराम से हो जाएंगे कि दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है सोलर ईयर। सोलर ईयर या हिंदी में इसको बोलते हैं सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या है? और एक वर्ड आता है यहीं पर कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? आराम से सुनना। अगर ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो ये सन का, ये जो अर्थ है, इस सन के चारों तरफ एक चक्कर करने में, यानी कि एक परिक्रमा करने में, यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगाती है। ये 1/4 का मतलब हुआ 6 घंटे। 24 घंटे को 4 घंटे से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 6 घंटे आएगा। 365 दिन 6 घंटे में अपना पृथ्वी इस सन का एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। इसी टाइम को बोला जाता है सोलर ईयर। क्या बोलेंगे? अर्थ जो है वो सन का एक
पूरा चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाती है और इसी टाइम पीरियड को बोला जाता है सोलर ईयर यानी कि सौर वर्ष। लेकिन बात आता है कॉस्मिक ईयर किसको कहते हैं जी? कॉस्मिक ईयर उसको कहते हैं कोई भी अगर हमारा सन है, बात करते हैं अब सन की, ये जो सन है अपने सेंटर में जो ब्लैक होल प्रेजेंट है उसका एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगाता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो जितने टाइम में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है सन को, उसको बोलते हैं सोलर ईयर। और सन, हमारा सन अपने ब्लैक होल का जितने दिनों में, जितने टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर यानी कि ब्रह्मांड वर्ष। सवाल आता है कि कितने वर्ष में पूरा करता है सन अपना एक रेवोल्यूशन? उसका टाइम पीरियड होता है 20 करोड़ साल। 20 करोड़ साल या कहीं कहीं इसको 25 करोड़ साल भी बोला जाता है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या पढ़े हम लोग, सब कुछ यहीं पर है, देख लिया जाए। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू किया गया था ज्योग्राफी के डेफिनेशन के साथ में। ये जो ज्योग्राफी वर्ड है एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से आया है जिसका अर्थ होता है द स्टडी ऑफ द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी के वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आगे चलते हैं, एक नया चैप्टर हम लोग चालू किए हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलिकी आकाशीय पिंडों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं खगोलिकी। आकाशीय पिंड क्या होते हैं? तारे, ब्रह्मांड में जो प्रेजेंट होता है तारा, पृथ्वी, ये सारी बातें हम लोग, तारा ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी बातें हम लोग आकाशीय पिंड में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, द यूनिवर्स के बारे में पढ़े हम लोग। सबसे पहले यूनिवर्स में बताया हमें कि क्या होता है यूनिवर्स, द सूक्ष्म से लेकर के सूक्ष्मतम, दृश्य से लेकर के अदृश्य, ज्ञात से अज्ञात, विशाल से लेकर के विशालतम, सब चीजों से मिलकर के बना है हमारा ब्रह्मांड। द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस इज कॉल्ड द यूनिवर्स। बात करते हैं यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में। इस ओरिजिन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, बेल्जियम के एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेट्री जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था, बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि लगभग आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो एक सारा का सारा जो पॉइंट्स, सारा का सारा जो वस्तुएं हैं, सारा का सारा जो पार्टिकल्स है एक बिंदु के रूप में प्रेजेंट था और इस बिंदु का नाम था एकल बिंदु और इसी एकल बिंदु का नाम था इंग्लिश में सिंगुलरिटी पॉइंट। और इस सिंगुलरिटी पॉइंट का जो डेंसिटी था, घनत्व था, बहुत ज्यादा था और इस हाई डेंसिटी की वजह से उन पार्टिकल्स में हुआ घर्षण और उस घर्षण की वजह से पैदा हुआ हीट, उष्मा पैदा हुई और उस उष्मा की वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ, एक महाविस्फोट हुआ और इसी महाविस्फोट के बाद में बना, क्या बना? ब्रह्मांड बना। और यही के कॉन्सेप्ट उठा करके फिर यहाँ पर आया गया है महाविस्फोट के बाद में बना गैस एवं धूलकण। और इस गैस एवं धूलकण के बादल को बोला जाता है निहारिका और इंग्लिश में इसको नेबुला बोला जाता है। और इस निहारिका या नेबुला के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो गैस एवं धूलकण थे आपस में मिलने जुलने लगे, संकुचित हो गए और संकुचित होने के बाद में उनमें हुआ घर्षण और उस घर्षण की वजह से पैदा हुआ उष्मा और उस उष्मा की वजह से एक स्टार का एक अर्लियर स्टेज, अर्लियर मतलब स्टार से पहले वाला स्टेज, उसको बोलते हैं प्रोटो स्टार। और उस प्रोटो स्टार में होता है नाभिकीय संलयन और उस नाभिकीय संलयन के बाद में एक हाई अमाउंट ऑफ हीट यानी बहुत ज्यादा उष्मा पैदा होती है और उस उष्मा की वजह से, बहुत ज्यादा उष्मा की वजह से बनता है स्टार यानी कि तारा का निर्माण हो चुका है। आगे चलते हैं, तारा के बारे में पढ़े हम लोग। तारा यानी कि स्टार, तारा है तो इसके पास लाइट होगा, इसके पास एनर्जी होगा, इसके पास अपना खुद का मौसम, मतलब मोशन भी गति भी करते हैं। दो तरीके की गति देखें हम लोग, घूर्णन गति, अपने एक्सिस पर अगर घूम रहा है उसको बोलते हैं घूर्णन। क्यों करते हैं? अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट गति हम लोग पढ़े परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसी के चारों तरफ घूम जाना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का एकदम मस्त एग्जांपल फेरे ले, शादी में जो दुल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं वो क्या है कि रेवोल्यूशन। और यहाँ पर जो अर्थ जो है रेवोल्यूशन करती है सन का, और अगर एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन 6 घंटे में, इसको बोलते हैं सोलर ईयर। और यहाँ पर जो हमारा
अब तारा जो है अपने जो ब्लैक होल का अपने ब्लैक होल के चारों तरफ घूमते हैं, मतलब रेवोल्यूशन करते हैं। और क्यों करते हैं बताया मैं, क्योंकि इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, इसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है, जो कि बराबर कर देता है, कैंसिल कर देता है कि सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का एक कंडीशन है कि जब सर्कुलर मोशन होगा तभी ये अप्लाई होता है, इसीलिए ये रेवोल्यूशन करते रहते हैं। तारे क्यों करते हैं, तो अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए। ब्लैक होल अपने अंदर खींच ना ले, इसलिए इन लोग अपना क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। आगे चलते हैं। अब जो ये तारे हैं अपने ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने में, एक चक्कर लगाने में 20 से 25 करोड़ साल लगाते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, यानी कि ब्रह्मांड वर्ष। तो ये था आज का अपना क्लास। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारी जो चीजें पढ़ाई गई है तारे के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यहाँ से जो भी स्टार्ट किया गया है, बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि जितना पढ़ाया गया उतना अगर समझ में आया है, एक बार कमेंट में लिख दो भाई सब कुछ क्लियर है, एक बार लिखना है सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।